हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो भाई? होप सो अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है लास्ट 4 ईयर्स के 2019, 20, 21 एंड 22, 23 का पेंडिंग है। नेक्स्ट वीडियो 23 की लेके आऊँगी मैं आपके लिए। तो ये 4 साल जो है उनके क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, ईवीएस के जो भी है। और आज मैं आपको कराऊंगी 2018 का जो सेट है ईवीएस का, आपका सेट नंबर 1, वो मैं आज आपको कराने वाली हूँ। तो जब मैं इसमें कराऊंगी तो आप देखो कि जो मैं 4 साल में जो 4 सेट मैंने आपको कराए हैं ना, हूबहू एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, टॉपिक क्या, क्वेश्चन भी एज टीज है, लैंग्वेज भी सेम ही है। सो करते हैं सेशन की स्टार्टिंग। और फ्रेंड जो फर्स्ट टाइम जो भी देख रहे हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अभी मैं आपको 2011 से लेकर के 2023 के ईवीएस के कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको जो मैथ्स है उसके पीवाईक्यूज कराऊंगी। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है क्योंकि इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, टॉपिक तो सेम ही है। ठीक है, तो करते हैं आज के सेशन की स्टार्टिंग। और 121 क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू रिलीज अ क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान। कि भाई भारत का कौन सा राज्य है, मतलब भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने क्या किया था, क्लाइमेट चेंज एक्शन को जारी किया था। ठीक है, तो कौन सा है? उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है या फिर केरला है? तो इसमें क्या आएगा? जो दिल्ली है, दिल्ली ऐसा फर्स्ट स्टेट है आपका जिसने क्या किया था, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, मतलब जो जलवायु परिवर्तन है कि भाई उसको चेंज करना है, उसमें क्या क्या चेंजमेंट लाने हैं, वो जो प्लान है वो लेके आया था। ठीक है, तो 121 जो है उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122। और 122 क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन सॉइल ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, मतलब डिकम्पोज क्या होता है कि उसका सॉइल में मिक्स हो जाना, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती? वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि भाई ह्यूमस प्रेजेंट होती है, आपको पता है, तो उसमें ये आ जाएगा, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड सब होता है। लेकिन जो ऑक्सीजन जो है, क्योंकि डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स है जो वो डिकम्पोजिशन होते हैं या फिर कोई भी चीज़ है जो वो डिकम्पोज होती है, तो कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करती। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। 122 का आप करेगा 4, दैट इज ऑक्सीजन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 है, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट इज। कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इंडिया में एक से ज़्यादा स्टेट में है वो कौन सी है? फर्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, सेकंड है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, थर्ड है सुंदरबन नेशनल पार्क या फिर फोर्थ है आपका कालका शिमला रेलवे। तो देखो आपने देखा होगा कि जो रेलवेज है ना, माउंटेन रेलवेज, वो उसकी जो साइट है हेरिटेज साइट, वो इंडिया में एक से ज़्यादा स्टेट में है। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंपोनेंट्स इंक्रीज इन द एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन का मैंने आपको बताया था। देखो मैं आपको समझाती हूँ। जो डिफोरेस्टेशन है फ्रेंड्स, डी मतलब डिक्रीज, इट मीन्स फॉरेस्ट का डिक्रीज होना, मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जो डिफोरेस्टेशन है आपके पास वो क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। और एक होता है एफोरेस्टेशन। क्या होता है? एफोरेस्टेशन। और एफोरेस्टेशन आपके पास क्या होता है? ग्रोइंग मोर प्लांट्स। कि हम अगर प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो दैट इज नोन एज एफोरेस्टेशन। अगर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करते हैं तो वो क्या होता है? डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको बताना है कि गैसेस जो कंपोनेंट्स है कौन सा इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर पे डिफोरेस्टेशन की वजह से। तो अगर पौधे कट जाएंगे तो देखो फोर्थ ऑप्शन है एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं, ऑक्सीजन तो होगी ही नहीं। ठीक है भाई, भाई ऑक्सीजन का लेवल तो इंक्रीज नहीं होगा। अगर पेड़ कट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी ना। उसके बाद वाटर वेपर्स बिल्कुल नहीं, कोई रोल ही नहीं है। ओजोन वैसे ही नहीं है, तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, हम लोग क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो उसको कौन कंज्यूम करता है, कौन एब्जॉर्ब करता है, मीन्स कौन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को? प्लांट्स लेते हैं। ठीक है,
और किस में यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो इट मीन्स जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125। 125 में सिलेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से मैं आपको क्लियर करती हूँ, एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लिविंग चीज आती है, और एबायोटिक में क्या आती है, नॉन लिविंग्स आती है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, सनलाइट काट दो, सॉइल कट गया, क्लोरोफिल कट गया। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। लेकिन जो प्लैंक्टोन्स जो होते हैं ये क्या होता है, आपके लिविंग होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जो प्लैंक्टोन्स होते हैं दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स। जो प्लैंक्टोन्स है दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स। बाकी तीनों के तीनों, जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है और सॉइल है, ये क्या होते हैं, ए बायोटिक। क्या होते हैं, ए बायोटिक। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 126। एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि कौन सा कन्वेंशनल सोर्स मीन्स पारंपरिक जो आपकी ये है सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन जो पारंपरिक जो आपकी ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा है, फर्स्ट आता है आपका टाइडल एनर्जी, फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी, फिर है सोलर एनर्जी और फिर है न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखो इसमें सोलर एनर्जी सन से, न्यूक्लियर एनर्जी एटम्स वगैरह से, और टाइडल एनर्जी तो टाइड्स आती है जो उनसे। तो जो जियोथर्मल एनर्जी है वो क्या होता है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बाकी सारे क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल है, बाकी क्या है सारे नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, सो 126 का जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127, और क्वेश्चन 127 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वेंजर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वेंजर्स। तो देखो स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, जो मरे हुए को खाते हैं। ठीक है, तो कौन से स्क्वेंजर्स नहीं है, वुल्चर, वुल्चर स्क्वेंजर्स है क्योंकि आपको पता है ये मरे हुए को खाता है। अर्थवॉर्म ये भी स्क्वेंजर्स है। टर्माइट जो टीडे वगैरह होते हैं ये भी आपको पता है, जो चींटी वगैरह टीडे वगैरह होते हैं ये कोई भी जैसे मरी हुई चीज़ें होती है उनको खाते हैं, अर्थवॉर्म भी और वल्चर्स भी। ठीक है, तो जो स्क्वेंजर्स होते हैं, स्क्वेंजर्स कौन से होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन, या फिर जो क्या करते हैं, विच ईट्स डेड ऑर्गेनिजम्स, जो क्या करते हैं मरे हुए को खाते हैं। ठीक है, सो मशरूम आपको पता है, मशरूम क्या है, स्क्वेंजर नहीं है, सो मशरूम इज नॉट अ स्क्वेंजर। सो 127 का जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी फर्स्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है आपके पास 128। द इनकम्प्लीट ऑफ फायरवुड इन होम्स प्रोड्यूस ए पॉइजनस गैस एक्स। कि भाई जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, तो फायरवुड जो आप लकड़ी जलाते हो घर पर वो क्या प्रोड्यूस करती है, पॉइजनस गैस, उसका नाम बताना है। व्हेन इनहेल्ड गैस एक्स कंबाइंस विद सब्सटेंस वाई। इनहेल्ड यानी कि जो हम अंदर ले रहे हैं गैस को, जब वो कंबाइन होती है वाई के साथ, सब्सटेंस के साथ जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, एंड रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू कैरी द गैस जेड कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और जो जेड गैस है वो क्या करती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो देखो आपको पता है कि जब फायरवुड हम जलाते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्शन, तो हमेशा ही उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, कभी भी जब हम कोयला जलाए, लकड़ी जलाए, कुछ भी जलाए, अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है दैट ऑलवेज प्रोड्यूस पॉइजनस गैस, एंड दैट पॉइजनस गैस इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर उसके बाद क्या है, ये कह रहे हैं कि जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट है वाई उसके साथ मिक्स होता है। अब जो मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, या फिर क्या प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, तो सेकंड वाई में क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन, वाई में क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्या करती है, कंबाइन होती है, एंड रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू कैरी गैस। और क्या करती है, उसकी कैपेसिटी को क्या कर देती है, क्षमता को कम कर देती है। यानी को जो जेड है, जो जेड है उसको वहन करने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे कि हमें सांस की बीमारी होती है। तो आपको बताना है कि जेड क्या है। तो देखो जेड क्या होगी, आपके पास ऑक्सीजन होगी ना, वही तो कम करेगी ना। ठीक है, O2 प्रेजेंट होती है, तो वो क्या बना देती है, CO2 बना देती है, जिसको हम क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं।
तो इट मीन्स एक्स आपके पास क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाई आपके पास क्या होगा, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। और जेड आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन। क्या होगा जेड, ऑक्सीजन। इसको एक बार पढ़ोगे ना ध्यान से तो अपने आप समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 128 जो है उसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 129। तो जो 129 है उसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस बाय द एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। एनएरोबिक, अब देखो एक तो होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक होता है कोई भी चीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो दैट इज नोन एज एरोबिक। और एनएरोबिक कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्रोसेस होता है। फर्स्ट है बायोगैस, सेकंड है गैस ऑयल, थर्ड है नेचुरल गैस और फोर्थ है आपको सीएनजी। पता हो अगर आपको फ्रेंड, तो जो बायोगैस बनाने का जो आपका तरीका होता है ना, उसमें गोबर वगैरह डाल दी, ठीक है, पानी वगैरह खाद वगैरह ना, पानी वगैरह डाल दिया उसमें, लीव्स वगैरह, तो उसको ना क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। मतलब बिल्कुल भी गैस ऑक्सीजन पास नहीं होने देते उसमें। ठीक है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन होती ही नहीं है। तो फिर उसके बाद जो बायोगैस है उसको पाइप वगैरह से जब बन जाती है बायोगैस तो उसको पाइप से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कि जब हम कोई भी बायोगैस बनाते हैं तो आपको पता है गाउडंग से बनती है, गोबर से बनती है। एक बड़े से टैंक के अंदर बहुत सारा गोबर, लीव्स, पानी वगैरह सब कुछ डाल करके उसको क्या कर दिया जाता है, एयर टाइट कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट ना करे। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, एब्सेंस में ही काम करता है, तभी बायोगैस बनती है। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी ये सारे जो है इनको ऑक्सीजन चाहिए। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं 130th क्वेश्चन की तरफ। और 130th क्वेश्चन है आपके पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन का क्वेश्चन तो फ्रेंड हर आपको जो ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें देखने को मिल रहा है। 2019 का मैंने कराया, उसमें भी था, 20 में भी था, 21 में भी था, 22 में भी था। ठीक है, तो आज देखो 18 में भी है। तो क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द परसेंटेज ऑफ ओजोन इन आवर एटमोस्फियर इज 7.8%। ठीक है, क्या कह रहा है 7.8, क्या 7.8 है। सेकंड है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज गुड ओजोन, क्या जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो गुड ओजोन है। थर्ड है ओजोन एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज एंड फॉर्म ऑक्सीजन। और फोर्थ है आपके पास ओजोन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो मैं इसको डिफाइन करती हूँ। फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन नहीं है भाई, ऑक्सीजन की परसेंट एटमोस्फियर में 7.8 नहीं है। फिर है ट्रोपोस्फियर ऑक्सीजन। देखो ट्रोपोस्फियर जो ओजोन है इज गुड ओजोन, गुड ओजोन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है नहीं। सेकंड है सॉरी थर्ड है ओजोन एब्जॉर्ब यूवी रेज, बिल्कुल भाई ओजोन क्या करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और उससे क्या बनाती है, यानी कि जो O3 है, देखो ओजोन क्या काम करती है मैं आपको बता देती हूँ। जो ओजोन है ये O3 होती है, तो ये क्या कर देती है, O3 को ब्रेक डाउन कर देती है O2 प्लस O में। ठीक है, तो O2 क्या होता है ऑक्सीजन, और क्या बनाती है और क्या फॉर्म करती है, ऑक्सीजन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, और रही बात इसकी ओजोन फोर्थ ऑप्शन की, तो इसमें कह रहा है ओजोन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द स्ट्रेटोस्फियर। भाई ओजोन क्या इंक्रीज करेगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग रहेगा फोर्थ वाला। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 131। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, कि कौन सा एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, तो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा, स्नेक। देखो स्नेक में क्या है कि सबसे पहले हम कहेंगे ग्रासीज आ जाएगी, फिर ग्रास ओपर आ जाएंगे, फिर ग्रास ओपर फ्रॉग ग्रास ओपर को ईट करेंगे, फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्नेक। ठीक है, ग्रास ओपर तो है ही 2 लेवल में, फिर प्लैंकटॉन्स भी यहाँ आ जाएगा। लेकिन जो मेन है हम किस में आते हैं, एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। ठीक है, कि भाई ग्रास ऊपर खा रही है, फिर फिश, फिर स्नेक को कोई और खा रहा है। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि हम फूड वेब के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल वैसे भी होता है कि भी बहुत ज़्यादा हम कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज मैन जो होता है वो क्या होता है, ऑमनिवोरस होते हैं। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, क्या आएगा, मैन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 132, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट
डिप्लीट द वाटर टेबल एट अ प्लेस? बहुत इजी है कि भी कौन सा इनमें से वाटर टेबल को डिप्लीट नहीं करता किसी जगह पर। तो इसमें क्या आएगा? स्कैंटी रेनफॉल। अगर बारिश नहीं होगी तो वाटर लेवल तो अपने आप ही, वाटर टेबल तो अपने आप ही क्या कहेगा? नीचे गिरेगा। सेकंड है इंक्रीज स्नोफॉल। अगर स्नोफॉल बढ़ेगा तो वाटर टेबल डिप्लीट होगी कि इंक्रीज होगी? बढ़ेगी ना भाई। अगर स्नोफॉल इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स तो वाटर टेबल क्या होगी? इंक्रीज होगी। थर्ड है इंक्रीज नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स। अगर ट्यूबवेल्स बढ़ेंगे, जितने ज्यादा ट्यूबवेल्स होंगे तो ट्यूबवेल्स क्या करते हैं? जमीन से पानी को ऊपर खींचते हैं, तो इट मीन्स वहां पर भी वाटर टेबल क्या होगा? नीचे जाएगा। और फोर्थ है इंक्रीज डिफोरेस्टेशन। अगर पेड़ जितने ज्यादा कटेंगे उतना ही वाटर टेबल डिप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती है ना, वो पानी को क्या करती है? अब्सॉर्ब करती है। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो वाटर टेबल भी डाउन जाएगा। तो देखो सेकंड जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसको देखो, स्नोफॉल इंक्रीज होगा, जितनी ज्यादा बर्फबारी होगी उतना ही ज्यादा वाटर टेबल क्या होता है आपका? इंक्रीज होता है। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 133 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, इनकी सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। विजिबल इंफ्रारेड फर्स्ट है, विजिबल इंफ्रारेड अल्ट्रावोलेट, अल्ट्रावोलेट विजिबल इंफ्रारेड, इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावोलेट, अल्ट्रावोलेट इंफ्रारेड विजिबल। ये तो आप कहीं लिख लो, ये तो फिक्स है कि सबसे पहले जो होती है वो कौन सी होती है? यूवी रेज आती है। फिर आपके पास फोटोन रेज जो आप विजिबल करते हो वो आती है। ठीक है, सबसे छोटी किसकी होती है? वेवलेंथ यूवी रेज की होती है। फिर उसके बाद किसकी होती है? फोटोन रेज या फिर विजिबल बोलेंगे। और फिर उसके बाद किसकी होती है? इंफ्रा रेड की। ठीक है, तो इट मीन्स जो आपका सेकंड ऑप्शन है दैट विल बी राइट। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, इसको कर लेना, यूवी रेज देन विजिबल देन इंफ्रारेड। नेक्स्ट मूव करते हैं 134 द इकोलॉजिक स्टेटमेंट ऑफ बीइंग यूनिक टू डिफाइन जियोग्राफिक लोकेशन इज नोन एज। कि भाई जो आपकी इकोलॉजिकल स्टेट है बीइंग यूनिक टू आर डिफाइन जियोग्राफिक लोकेशन इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे? जो भौगोलिक आपकी जो आज के टाइम पे जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है आपकी? जो वो डिफाइन करते हैं किसको? ज्योग्राफिक लोकेशन को। तो उसको आप क्या बोलेंगे? एंडेंजर्ड है, पेंडेमिक है, सस्टेनेबल है, या फिर आपका एंडेमिक है? तो वो है एंडेमिक। क्या है स्टूडेंट्स? एंडेमिक। एंडेंजर्ड जो खत्म होने वाले हैं, पेंडेमिक जो चल रहा है, सस्टेनेबल जो भाई सस्टेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिजीज। कौन सी वाटर बोर्न डिजीज आपकी नहीं है? देखो कोलेरा अभी कल परसों भी कराया था, हैजा होता है जिसमें उल्टी दस्त एक साथ लगते हैं, बिल्कुल वाटर बोर्न डिजीज है। टाइफाइड इज ऑल्सो अ वाटर बोर्न डिजीज। हेपेटाइटिस भी कराया था। लेकिन टीबी, टीबी क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। टीबी क्या है स्टूडेंट्स? एक फ्रेंड्स टीबी क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, सो जो आपकी टीबी है वो क्या? एक बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। ठीक है, और जो एयर से भी होती है, मतलब एयरबॉर्न डिजीज है तो बैक्टीरिया से होती है। क्योंकि मान लो किसी को टीबी है तो जैसे ही वो हवा में स्नीज करेगा या फिर खांसेगा, कफिंग करेगा, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो हवा के अंदर क्या होती है? घूमती रहेगी। और जैसे ही कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो भी क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। सो जो टीबी है ये एयरबोर्न डिजीज है, बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136 द मेटल फाउंड इन क्लोरोफिल इज। सेम क्वेश्चन मैंने परसों ही कराया था, आई थिंक 2020 या 19 वाले क्वेश्चन पेपर में, ईयर वाले में, कि भाई जो मेटल फाउंड होता है किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर। वो कौन सा होता है? सारे बताए थे उस दिन। कोबाल्ट का क्या फंक्शन होता है, आयरन का क्या फंक्शन होता है, निकल का। तो इसमें क्या आएगा? मैग्नीशियम। क्या आएगा? मैग्नीशियम। ठीक है, ये मैं करा चुकी हूँ। सो मूव करते हैं 137 क्वेश्चन की तरफ। द अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज। ये भी कराया था मैंने आपको। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन, ये दो तो एज इट इज है, इसकी कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं है, बिल्कुल ऐसे कैसे रिपीट हो रहे हैं कि बस थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा था। ठीक है, इसमें ये था कि भाई ये वाला थोड़ा चेंज था, इसमें हल्की सी लैंग्वेज
मतलब थोड़ा फेरबदल कर रखा था, उसमें पूछा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा पुरस्कार दिया, डायरेक्ट पूछा था। और इसमें कह रहा है कि अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द कंट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या है, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जो खेजड़ी के जो ट्रीज है उनके लिपट गई थी ये, ठीक है, तो उसके लिए मतलब अवार्ड दिया गया उसके बाद से। तो कौन सा है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 137, आप चेक कर सकते हो 2019 या 20 वाले में है, ठीक है। यही पूछा था कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो क्या आएगा, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 138। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, सीपीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कि जो पॉल्यूशन है कंट्रोल बोर्ड। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ साउंड फॉर रेजिडेंशियल एरिया, कि जो रेजिडेंशियल एरिया है उसकी सबसे ऊपर की लिमिट क्या है, कि भाई इससे ज़्यादा आप रेजिडेंशियल एरिया में साउंड नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, 55 डेसिबल, क्या रहेगा 55 डेसिबल, कि भाई जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर रहते हैं लोग बाग, वहाँ पर आप 55 डेसिबल से ज़्यादा साउंड, मतलब जो वाहन वगैरह है उनसे नहीं कर सकते। सो सीपीसीबी के अकॉर्डिंग जो अपर लिमिट है साउंड की वो कितनी है, 55 डेसिबल। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 139 और 139 है, द ए कलर बीन्स आर यूज टू डंप बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट वाइल द रिसाइक्लेबल लेफ्ट ओवर आर टू बी डम्प्ड इन बी कलर बीन्स, आइडेंटिफाई ए एंड बी। कहते हैं कि जो ए कलर बीन है वो किसके लिए यूज होता है बताओ, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड के लिए, कि भाई बायोडिग्रेड, अब देखो उस दिन मैंने कराया था बायोडिग्रेडेबल क्या करता है कि भाई आपका एक तरह से खाद बनाता है, ठीक है, तो वो हमेशा किस में रहेगा, ग्रीन में। कल परसों जब मैंने आपको ये कराया था तो बताया था कि जो ग्रीन कलर है उसमें सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल जो है वो डाले जाते हैं, और जो ब्लू कलर के जो बीन्स होते हैं, ब्लू कलर के बीन्स दैट इज यूज फॉर रिसाइकेबल लेफ्ट ओवर, मतलब जो रिसाइकल के लिए जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसके लिए कौन सा बीन यूज किया जाता है, ब्लू बीन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, ए इज ग्रीन बीन एंड बी इज ब्लू बीन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस मेनली बाय द एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ, ये भी सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हुआ है 2020 वाले जो क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपको कराया था उसमें, कि जो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो क्या एब्जॉर्ब करता है और क्या एमिशन करता है। तो ये बताया था कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस मेनली बाय द एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ, कि जो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है प्रोड्यूस होता है किसके लिए, तो ये है इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर, कि जो वायुमंडल के अंदर जो अवरक्त कणें होती है ना इंफ्रारेड, उसकी वजह से ये होता है, मतलब कौन सी उत्पन्न होती है, रिएमिशन किसका होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। 141 कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड फूड चेन्स आर कॉल्ड, कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्स। अब देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फूड वेब। मैंने आपको बताया था क्या, एक तो होता है फूड चेन, क्या होता है फ्रेंड्स, फूड चेन, जिसमें एक सीक्वेंसी चलती है, क्या चलती है, सीक्वेंसिंग चलती है। भाई सबसे पहले ग्रासेस है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन ग्रासेस ईटन बाय द ग्रास होपर, और ग्रास होपर जो है उसको कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, ठीक है। तो एक चेन चलती है, एक सीक्वेंस चलता है, तो ये बहुत ईजी सी होती है कि भाई एक चेन के अकॉर्डिंग काम। लेकिन जो फूड वेब जो होते हैं ना वो इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में, कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड है। उस दिन भी आपको बताया था कि जो इंटरलिंक्ड है, मतलब जैसे फ्रॉग है उसको कौन खा रहा है, स्नेक भी खा रहा है, ठीक है, कोई और एनिमल भी ईट कर रहा है, तो एक तरह से जाल सा बन जाता है वो, दैट इज नोन एज फूड वेब। उसके बाद आता है फूड नेटवर्क। फूड नेटवर्क क्या होता है, फूड नेटवर्क में आता है कि नेटवर्क ऑफ फूड की भी किस टाइप का फूड जो है वो अवेलेबल है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, फिर ट्रॉपिक लेवल है। और ट्रॉपिक लेवल में भी मैंने आपको बताया था कि किसका जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सीधा होता है। तो जो एनर्जी पिरामिड होता है जो उसका ट्रॉपिक लेवल होता है एनर्जी का, फिर एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो जो 141 है उसका आंसर क्या रहेगा आपका, फूड वेब, क्या रहेगा फ्रेंड्स, फूड वेब। मूव करते हैं 142 क्वेश्चन की तरफ, और ये कह रहा है सेलेक्ट द सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन की वजह से
होता है, ठीक है। आपको डिजीज आपको बतानी है। तो देखो, कैट क्राई सिंड्रोम एंड मिनीमाटा डिजीज, नहीं भाई नहीं होती। हाइपरटेंशन बिल्कुल नहीं, आपको पता है जब नाम ही हाइपरटेंशन हो गया तो वो पॉल्यूशन से नहीं होती। मैरास्मस भी नहीं होती। मैरास्मस और क्वाशियोरकर दो ऐसी बीमारी होती है जो आपको प्रोटीन और उसकी कमी से होती है, ठीक है। अब देखो, जो फ्लोरोसिस जो होती है ना, ये पॉल्यूशन की वजह से होती है। जो फ्लोरीन जो उड़ता है उसकी वजह से होती है। और मिनीमाटा डिजीज जो है ये भी कहीं ना कहीं किसकी वजह से होती है, जो मरकरी वगैरह जो होता है ना उसका पॉल्यूशन, उससे होती है, ठीक है। तो और इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था इसमें कैट क्राई सिंड्रोम, तो कैट क्राई सिंड्रोम ये पॉल्यूशन नहीं है। जबकि मिनीमाटा डिजीज जो है ना, ये अभी मैंने आपको बताया मरकरी से होती है। तो जो मिनीमाटा और जो फ्लोरोसिस डिजीज होती है ये आपकी किस से होती है, पॉल्यूशन से होती है। पॉल्यूशन भी कौन सा, जो फैक्ट्री वगैरह से जो केमिकल निकलता है ना, फ्लोरीन है, मरकरी है, उन सब से होती है। तो सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 143। आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है, इनकरेक्ट पेयर बताना है। और फर्स्ट है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटका में है। बिल्कुल है भाई, ये ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्या आपका, ठीक है। फिर सेकंड आपके पास नोक्रिक, नोक्रिक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम में है, ये मिजोरम में नहीं है, ठीक है, नोक्रिक वाला। चलो एक बार नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में, ये भी ठीक है। और देहांग देबंग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, ये भी ठीक है। तो फ्रेंड जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो क्या आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, मिजोरम। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 144। और 144 में भी आपको इनकरेक्ट होता है। देखो इसमें ना नोट वाले इनकरेक्ट वाले बहुत आते हैं, तो ये ध्यान देना आप। फर्स्ट ऑप्शन है पावर पेट्रोल हैज अ हायर ऑक्टेन नंबर देन ऑर्डिनरी पेट्रोल। सेकंड है आपके पास कार्बन फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय अ प्रोडक्ट। थर्ड है रिफोरेस्टेशन एंड अफोरेस्टेशन आर टू टर्म्स यूज फॉर सेम प्रोसेस। देखो ये ठीक है, रिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि दोबारा से पेड़ ग्रो करना। एफोरेस्टेशन का मतलब भी क्या होता है कि पेड़ ग्रो करना। तो ये तो दोनों एक ही बात है, ठीक है, ये भी ठीक है आपकी स्टेटमेंट। इसमें पूछा है, गलत पूछा है इसने, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। एक सेकेंड। पावर पेट्रोल हैज अ हायर octane number than ordinary carbon footprints is a major greenhouse gas emission by product, or the correct sequence of the 4 layers is the troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere. एक बार भाई ये क्वेश्चन ना चेक करना पड़ेगा, तो इसको मैं कराती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 145। द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू। जो एजेंडा है 21 का और जो आपका रियो सबमिट हुआ था 92 का, वो किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए वो किससे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से वो रिलेटेड है। सो द ऑप्शन 1 विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 146। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड डीड। कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है। स्विच ऑफ इग्निशन एंड रेड लाइट, लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना, बर्न द वेस्ट, वेस्ट को जलाना, कीप बर्ड बाथ एंड बर्ड फीडर, और ईट मल्टीग्रेन। देखो मल्टीग्रेन गुड डीड है, ठीक है, नहीं पहला ये भी ठीक है। और कीप बर्ड बाथ एंड बर्ड फीडर ये भी ठीक है, ग्रीन। स्विच ऑफ इग्निशन ऑफ रेड लाइट ये भी ठीक है। लेकिन बर्न द वेस्ट, वेस्ट को जलाना कहीं ना कहीं ग्रीन गुड डीड नहीं है, पॉल्यूशन होता है। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। कौन सा नहीं है पूछा है। 147 है द प्लांट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रीज इन द इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017। कि भाई इंडियन जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट आया था, एक्ट आया था 2017 में, उसमें से कौन सा प्लांट एक्सक्लूडेड, मतलब किसको बाहर निकाल दिया गया इस सूची से। जो संशोधन नियम आया था उसकी एक लिस्ट आई थी, उसमें किस पेड़ को अलग कर दिया गया था। केन को बिल्कुल नहीं, शुगर केन नहीं, डेट पाम नहीं। इसमें ना बैम्बू को अलग किया गया था स्टूडेंट, किसको किया गया था, बैम्बू को। तो ये तो याद रख लेना, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। देखो थीम वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको 2024 की 25 की थीम मैंने आपको बताई थी कि जो एनवायरमेंट डे है उसकी थीम, मतलब वाटर डे की थीम 22 जो मार्च आता है उसकी मैंने थीम आपको बताई थी। फिर उसके बाद 22 अप्रैल जो है
क्या होता है, अर्थ डे होता है, उसकी थीम तो थीम जो होती है ना, ये जो एनवायरनमेंट डे है, वाटर डे है, अर्थ डे है, इनकी थीम आपको पता होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि जो 22 मार्च को जो वाटर डे था उसकी थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। क्या थी फ्रेंड्स? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है। और जो अप्रैल है आपका, उसको आता है अर्थ डे। और अर्थ डे की जो आपकी थीम थी 2025 की, वो आपकी थी अवर पावर अवर प्लैनेट। अवर पावर अवर प्लैनेट, कि हमारी शक्ति क्या है, हमारा ग्रह है, हमारी प्लैनेट है। तो इसको ध्यान रखना कि भाई इसमें कह रहा है कि आपको ये बतानी है 2018 की थीम, क्योंकि मैं 18 का करा रही हूँ ना आपको। ये तो देखो, ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया एक तरह से, कि भाई थीम पूछी हुई है, तो ये करंट का हो गया, अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसकी थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149, द प्लांट हुज सीड ऑयल इज बीइंग यूज्ड टू कॉट यूरिया। कि कौन सा प्लांट जिसके यूज बीज जो है वो यूज होते हैं यूरिया कॉटन के लिए। ठीक है, यूरिया के लिए। कॉटन, नीम, कैस्टर या फिर जोजोबा। तो इसका सही आंसर रहेगा नीम। को यूरिया को कॉट करने के लिए किसकी होती है? नीम के जो सीड्स होते हैं उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके पास, मैच द डे इज गिवन द वन विद द डेट गिवन इन द सेकंड। आपको अभी देखो, कुछ तो मैंने अभी बताया है। वर्ल्ड वाटर डे अभी अभी मैंने आपको बताया है, दो तो अभी मैंने आपको बताए हैं, एक ओजोन अभी, एनवायरनमेंट डे अभी आपका आया ही है। ठीक है, ये देखो एनवायरनमेंट डे ये है, लेकिन इसमें दे नहीं रखा कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। अभी मैंने दो आपको बताए हैं, क्या कि जो आपका वर्ल्ड वाटर डे है वो आपका कब होता है? 22 मार्च को। और जो आपका अर्थ डे होता है वो क्या होता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट का क्या होना चाहिए? वाटर डे 4। और आपका लास्ट का क्या होना चाहिए? सेकंड। फर्स्ट 4, लास्ट सेकंड। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, बाकी ओजोन डे है 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो अभी अभी गया है 5 जून को। ठीक है, अभी हमने सेलिब्रेट किया है। अच्छा, मुझे ना सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे फ्रेंड्स कि अब की बार जो 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ है उसकी क्या थीम रही है। ठीक है, उसकी क्या 2025 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आने के चांसेस हैं। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, ओजोन डे 16 सितंबर, अर्थ डे 22 अप्रैल, और क्या बच गया आपका? ये इंटरनेशनल डे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आपका होता है 22 मई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट 150 का। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो मैंने 2018 के प्रीवियस ईयर को आपको कराए हैं। सो आई होप बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी आपको इस वीडियो से। सो मिलती हूँ कल 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो। और जो भी पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कमेंट बॉक्स में किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताना। सो मिलती हूँ कल वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।